Infinity Classes, endless learning. हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। अपना सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूँ सब बढ़िया हो। नए साल में आप लोग नई सफलता प्राप्त करें, यही कामना है। इसी नए जोश और नई ऊर्जा के साथ आज हम अपने नए सेशन का स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने जो प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर रहे थे, जो भी बचा था उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ने 2 लेक्चर लिया था प्रैक्टिस सीट के ऊपर। इसमें हमने 2 पार्ट प्रैक्टिस सीट के कर लिए थे। अब हम उन 2 पार्ट के अलावा आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पार्ट 3 करेंगे। जो जितना हो पाएगा न्यूमेरिकल उतना करेंगे। उसके बाद हम अगले सेशन में देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही किया जाएगा, जितना आज हो पाएगा। कोशिश किया जाएगा कि लगभग हो जाए। तो हम चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अपने सेशन में है क्या, अपना पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन को थोड़ा, इसको हम लोग डाउट में रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डाउट डाउट भरा क्वेश्चन है। तो ये अभी इसको हमको चेक करना पड़ेगा कि इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसको हम बाद में बताएंगे। तो ये थोड़ा डाउट में रखते हैं हम इसको इसको बाद में देख लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक रिलेशन आर है। कह रहा है कि एक रिलेशन आर जो डिफाइन है, एन क्रॉस एन पे डिफाइन है। कह रहा है कि ए कामा बी जो है, ए कामा बी सी का आर रिलेटेड टू सी कामा डी इस प्रकार है कि ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी हो रहा है। तो हमको रिलेशन पहले दिया क्या गया, पहले वो समझते हैं। हमको रिलेशन क्या दिया गया? कह रहा है कि ए कामा बी है, ये रिलेटेड टू सी कामा डी है। ऐसा कुछ दिया गया, ये तब होगा जब ए डी बी प्लस सी, अगर ऐसा कुछ है तो ये बराबर होगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें जो रिलेशन दिया गया है, पहले इसको हम तोड़ मरोड़ करते हैं, कुछ सिंपली फॉर्म में लेके आते हैं। तो इसका तोड़ मरोड़ करते हैं। पहले क्या करते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी प्लस सी दिया गया है, ये बराबर दिया गया बी सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो अब ए डी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ए डी बी प्लस ए डी सी, ए बी सी प्लस कितना हो जाएगा, बी सी डी। अब ए बी सी डी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो ए बी सी डी दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा, इधर ए डी बी है तो इधर सी नहीं है, तो 1/c। अब इधर देखो, ए डी सी लिखा है तो ए है, बी नहीं है, डी सी है, तो 1/b हो जाएगा। ए बी सी डी दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो। इधर ए बी सी लिखा है तो ए बी सी कितना हो जाएगा, ए है, बी है, सी है, तो 1/d। ये कितना हो जाएगा, बी सी डी है तो बी सी डी कितना हो जाएगा, 1/a। ठीक है, फिर इधर पढ़ते हैं आप लोग। तो यहाँ क्या होगा, अब लिखा क्या पहले वो देखो। हम लोग क्या करेंगे, बी और एक को एक तरफ लाते हैं। तो हम बी और एक को तरफ लाएंगे तो बी 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/d माइनस 1/c होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि जो अपना रिलेशन ये दिया गया था, ये वाला रिलेशन जो दिया गया था, अब ये जो ये दिया गया था, ये टूट के कितना आ गया, ये आ गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसको हम अगर ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी जो दिखाते थे इसको, अब ए कामा बी रिलेटेड टू सी अब दिखाएंगे। अब इसको दिखाते चले जाएंगे, हम अपना प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या प्रूव करते हो, सबसे पहले प्रूव करते हो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता था, अगर कोई तुम्हारे रिलेशन का कोई ए कामा एक आर्डर पेयर है जो आर में है, आपके रिलेशन में है। अब ये जो हमको दिया गया कंडीशन, ये कंडीशन जो अभी आया, ये चीज़ अगर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो अपना रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अब ए कामा बी सी कामा डी यही सब कुछ है। तो ए कामा ए क्या, ए कामा ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए था, यही होगा। चेक कर लेते हैं, 1/a माइनस 1/a, सब जगह 1/a माइनस 1/a हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अपना आर जो दिया गया है, आर इज रिफ्लेक्सिव। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं सिमेट्रिक पे। किस पे? सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक कैसे होगा, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, अगर ए कामा बी जो है ये रिलेटेड हो किससे, सी कामा डी से। अगर यही हम प्रूव कर दें किससे, सी कामा डी से रिलेटेड हो जाए अपना क्या, ए कामा बी, तो अपना सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ये होगा, इसको चेक करने के लिए चलो हम आगे देखते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो क्या था अपना कि ए कामा बी सी कामा डी प्रूव करना था। जो हम निकाल के लाए थे, जब ये दिखा रहे थे कि एक ए कामा बी जो है रिलेटेड टू, अगर ये बिलोंग्स टू आर, या ऐसे लिख लो, अगर अपना ए कामा बी जो है रिलेटेड टू सी कामा डी था, तो अपना रिलेशन जो अभी सॉल्व करके जो सिंप्लीफाई किए थे, तो कितना आया था, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/c आया था कि नहीं, 1/d माइनस c था।
ये था कि नहीं था? अब यही चीज़ हम थोड़ा उल्टा लिख दें, इसको 1/d माइनस 1/c इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a लिख दें, क्या कोई दिक्कत है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना अपना जो ये c कामा d है ये रिलेटेड टू a कामा b हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब जो अपना r दिया गया है r इज सिमेट्रिक हो गया कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम किस पे? ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव को दिखाते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं ये चेक करते हैं हम लोग। तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए क्या करना होगा? अगर a कामा b बिलोंग्स टू a कामा b रिलेटेड टू c कामा d हो, यही हो, एंड c कामा d जो है ये रिलेटेड टू हो किससे? कोई e कामा f मान लो, इससे हो। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये प्रूव कर दें कि जो a कामा b है ये रिलेटेड टू e कामा f होगा, तो अपना काम बन जाएगा, तो नहीं बन जाएगा? तो अब इसको दिखाने के लिए चलो हम दिखाते हैं कैसे दिखाना होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये रिलेटेड टू सी कामा डी है, अगर ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी है तो 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/d माइनस 1/c होगा कि नहीं? क्योंकि जो जो अपना डिफिनीशन आया था यही तो आया था कि दूसरा जो 1b ए कामा बी है तो 1/b माइनस 1/a करते थे, सी कामा डी था तो 1/d माइनस 1/c करते थे। तो वैसी तरह अगर ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी है तो 1/b माइनस 1/a बराबर 1/d माइनस 1/c होगा। यहाँ तक समझ में आया भाइयों? फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह कह रहा है कि जो c कामा d है यानी 1/d माइनस 1/c जो है ये किसके बराबर है? 1/f माइनस 1/e के बराबर है कि नहीं? अब देखो ये दोनों आपस में बराबर है, इन दोनों इक्वेशन से क्या ये हमको मिल जाएगा कि 1/b माइनस 1/a जो बराबर आएगा, क्या 1/f माइनस 1/e आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इधर देखते हैं इसको। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो ये आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b कामा a कामा b जो है ये रिलेटेड टू e कामा f है कि नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब अपना क्या दिखा दिया हम? a कामा b अगर रिलेटेड टू c कामा d था एंड c कामा d रिलेटेड टू e कामा f था, तो हमने दिखा दिया कि जो a कामा b है ये रिलेटेड टू e कामा f है, इसीलिए अपना r क्या हो गया? r इज ट्रांजिटिव। नहीं समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 53 कह रहा है कि एक ए और बी दो सेट हैं, दो सेट ए और बी हैं। कह रहा है कि एन में नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 11 है। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, जब हम पढ़ा रहे थे तो हम आप लोगों को क्या बताए थे कि एक एन ए यूनियन बी बराबर हम बताए थे कि एन ए होता है प्लस एन बी होता है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बताए थे कि नहीं बताए थी? बताए थी। अच्छा अगर ये बताए थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्स कब होगा? जब एन ए यूनियन भी मैक्सिमम कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन भी मिनिमम हो। तो ए यानी इंटरसेक्शन भी मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। जीरो से ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या? ए और बी दो सेट दिए गए हैं, उसमें पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है जो कॉमन हो, तो मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो तो उसमें कुछ ना कॉमन हो, यही तो हो सकता है या इससे ज़्यादा? नहीं, यही हो सकता है। अब यही चीज़ ये मैक्सिमम होगा तो ये स्वाभाविक मिनिमम होना चाहिए। अब यही चीज़ कह रहा है कि अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा तभी वो मिनिमम होगा। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है कि ए और बी में मैक्सिमम क्या है, कितना एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं? 9 से ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या? 9 हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन ए यूनियन बी मैक्सिमम अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी, क्योंकि एन इंटरसेक्शन भी जीरो है कि नहीं है? एन ए प्लस एन बी कितना हो जाएगा? 9 प्लस 11 कितना हो गया? 20। अब एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी इसको नहीं पूछ रहा है, एन ए यूनियन बी ये मिनिमम कितना होगा? जब एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम होगा तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब कितना हो जाएगा? एन ए कितना है? 9 है, एन बी कितना है? 11 है, एन इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 9 9 9 कट गया, कितना बचा? 11। इसका मतलब अपना मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम पूछा है कि मिनिमम और मैक्सिमम पूछा है, तो इसको ध्यान देना, क्रम को ध्यान देना, क्रम बहुत जरूरी है। तो माइक पहले मिनिमम पूछ रहा है फिर मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो मैक्सिमम बी ऑप्शन सही है अपना। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? हमको ये कह रहा है कि अगर एफ ए टू बी ए फंक्शन है, फंक्शन दिया क्या? कह रहा है कि एस जो है एस बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन बी। सबसे पहले हमको यही दिया है कि एस जो है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन बी, ठीक। तो कह रहा है डिफाइन आर ऑन ए, एक आर जो है एक रिलेशन ए पे डिफाइन किया गया है, एक्स आर वाई इज इक्वल टू इतना, अपना रिलेशन डिफाइन क्या किया गया है?
अगर रिलेशन आर जो डिफाइन किया गया एक्स और रिलेटेड टू वाई है तो ये इंप्लाई जरूर करेगा कि क्या एफ एक्स कामा एफ वाई जो होगा ये बिलोंग्स टू एस होगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यस है। यस जो इक्विवेलेंस रिलेशन है डिफाइन किस पे? ए पे। तो अपना फंक्शन क्या दिया गया? एफ ए टू बी दिया गया। तो जो अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट बी पे डिफाइन है, इस पे। अब इस पे डिफाइन होने का मतलब क्या है कि ये सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? मान लो इसमें एक्स वन एक्स टू ऐसे कुछ एलिमेंट रहा होता, एक्स थ्री ऐसे एलिमेंट रहा होता, तो बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एफ एक्स वन आएगा, एफ एक्स टू आएगा, यही सब तो आएगा कि नहीं आएगा? एफ एक्स थ्री आएगा, यही सब तो आएगा। अब कह रहा है कि ऐसे डाट डाट करते आता जाए। अब इसी चीज़ को कह रहा है कि ये जो है ये अपना इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस है, तो इसका मतलब एस रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा। ठीक है, अब इसके थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि अपना आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। चलो इसको प्रूव करने के लिए हम देखते हैं बारी बारी क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर किसी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स कामा एक्स चेक करोगे कि ये इंप्लाई करेगा कि हमें इंप्लाई करना चाहिए कि एफ एफ एक्स कामा एफ एक्स जो होगा ये बिलोंग्स टू एस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब क्योंकि हमको साफ साफ ये कह रहा है कि एस इज रिफ्लेक्सिव, एस इज इक्विवेलेंस। अगर एस इक्विवेलेंस है तो ये स्वाभाविक तौर पे सत्य है कि अगर यस इक्विवेलेंस है तो ये रिफ्लेक्सिव भी रहा होगा। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब एक्स का मैया, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है रिलेटेड टू एक्स रहा होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब अपना आर क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है? हम सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक देखने के लिए हम क्या करेंगे? सिमेट्रिक देखने के लिए हम ये सिद्ध कर दें कि अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है, अगर हम इसको सिद्ध कर दें कि वाई रिलेटेड टू एक्स होगा तो अपना सिमेट्रिक हो जाएगा। अब एक्स रिलेटेड टू वाई है तो एक्स रिलेटेड टू वाई का मतलब क्या हुआ? अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है तो अपने डिफिनीशन के हिसाब से क्या लिखा है कि एफ एक्स कामा एफ वाई जो होगा, एक्स है भाई, एफ एक्स कामा एफ वाई जो होगा ये बिलोंग्स टू एस होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि एस इक्विवेलेंस है। अगर इक्विवेलेंस है तो एफ एक्स कामा एफ वाई जो है अगर एस में है तो एस के इक्विवेलेंस होने की वजह से ही एफ वाई जो होगा एफ वाई कामा एफ एक्स बिलोंग्स टू एस होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये इसमें है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये है तो इसका मतलब y रिलेटेड टू x होगा अपने डिफिनीशन से, क्योंकि कह रहा था अगर x रिलेटेड टू y है तो fx का fy होगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, ये होगा तो इसका मतलब क्या? अगर ये है तो अपना r जो होगा r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? ठीक है, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसटिव शो करते हैं। अब देखते हैं ट्रांसटिव। ट्रांसटिव ट्रांसटिव क्या शो किए थे अब तक? अगर x रिलेटेड टू y हो एंड y रिलेटेड टू z हो, अगर हम ये शो कर दें कि x रिलेटेड टू z हो तो हम सो यही यही जानते थे ट्रांसटिव, यही ट्रांसटिव होता है। अच्छा, अगर ये ट्रांसटिव होता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है, यही तो है। अगर ये रिलेटेड टू y है तो इसका मतलब एफ एक्स कामा एफ वाई बिलोंग्स टू एस होगा कि नहीं होगा? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। क्यों होगा? क्योंकि अपना जो रिलेशन का डिफिनीशन कह रहा है तो ये रिलेशन का डिफिनीशन तो यही कहा कि अगर x रिलेटेड टू y है तो ये इंप्लाई करेगा कि एफ एक्स कामा एफ वाई होगा, जहाँ ये बिलोंग्स टू एस होगा, जहाँ हमको दिया गया कि एस अपना जो है इक्विवेलेंस है। क्या है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। एफ एक्स कामा एफ वाई बिलोंग्स टू एस हो जाएगा तो क्या ये इंप्लाई करेगा एंड वाई रिलेटेड टू जेड है तो क्या एफ वाई रिलेटेड टू एफ वाई कामा एफ जेड जो होगा ये बिलोंग्स टू एस होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर इसका मतलब अगर एफ एक्स कामा एफ वाई बिलोंग्स टू एस है, एफ वाई कामा एफ जेड बिलोंग्स टू एस है तो क्योंकि यहाँ बगल लिख देते हैं इस बार, क्योंकि एस इज इक्विवेलेंस। क्योंकि ये इसको साफ साफ कह रहा है कि एस अपना क्या है? इक्विवेलेंस है। अगर एस अपना इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्स कामा एफ जेड जो होगा ए डी बिलोंग्स टू एस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इक्विवेलेंस है तो वो ट्रांसटिव भी होगा एस। ठीक, अगर ये कुछ लिखा गया है, अगर ये एफ एक्स कामा एफ जेड बिलोंग्स टू एस है तो अपने डिफिनीशन से क्या हो जाएगा? अगर इसमें है तो एक्स रिलेटेड टू वाई हो जाता था, तो यहाँ एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू एस है तो इसका मतलब एक्स एक्स रिलेटेड टू जेड हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अपना आर जो है आर इज ट्रांसटिव। हुआ कि नहीं हुआ?
इसका मतलब क्या हुआ, अपना आर जो है रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांसिटिव भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बताओ दोस्तों। अगर ट्रांसिटिव हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना आर जो है, आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं? तो अब देखो ऑप्शन में, देखो क्या क्या दिया गया ऑप्शन में, इक्विवेलेंस रिलेशन कहीं दिया गया है क्या? एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिली, एक शहर है, किसी कोई शहर है, उसमें 10,000 परिवार रहते हैं। कह रहा है कि इट फाउंड दैट 40% बाई न्यूज़ पेपर, जो ए पेपर है उसको 40% लोग पढ़ते हैं एंड 20% जो है बाई न्यूज़ पेपर भी। 10% बाई न्यूज़ पेपर सी, 10% लोग ऐसे हैं जो सी न्यूज़ पेपर को पढ़ते हैं, 5% दोनों पढ़ते हैं, 3% बी और सी पढ़ते हैं, 4% जो है ए और सी पढ़ते हैं। और कह रहा है 2% तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं हाउ मैनी फैमिलीज बाई नन ऑफ द न्यूज़पेपर, हमें उस फैमिली की संख्या बतानी है जो एक भी पेपर ना खरीदता हो ना पढ़ता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया, पहले जो दिया गया वो लिख देखते हैं क्या दिया। हमको कह रहा है जो ए पेपर पढ़ने वालों की संख्या वो कह रहा है 40 है, और नंबर ऑफ पेपर बी पढ़ने वालों की संख्या क्या कह रहा है 20%, और नंबर ऑफ सी पेपर पढ़ने वालों की संख्या कह रहा है 10%। यही तो कह रहा है, कुछ और कह रहा है, यही कह रहा है। अब ये देखो कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 5%, क्योंकि ए और बी पढ़ने वालों के, और बी और सी पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी 3% होगी कि नहीं होगी। एंड ए इंटरसेक्शन सी पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी 4% होगी कि नहीं होगी। एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 2%, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 2% ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब हमको कोई ऐसा, मतलब हमको वो संख्या बतानी है जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं। नाउ हम ये निकाल लेते हैं सबसे पहले फैमिलीज, हमें उस फैमिलीज की संख्या चाहिए हु बाई एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर पेपर। कितना हो जाएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी होता है या नहीं होता। अब इसका फार्मूला याद ही होगा, एन ए होता है प्लस एन बी होता है प्लस एन सी होता है, माइनस फिर दो वाला एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन, ये होता है कि नहीं होता, होता है। फिर एक और बचता है, वो क्या बचता है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही बचता है कि नहीं बचता। चलो वैल्यू रख के देखते हैं, वैल्यू रखोगे कितना हो जाएगा, ए और बी में कितना वैल्यू आएगा। ए में कह रहा है 40 है, बी में 20 कह रहा है, सी में 10 कह रहा है, ये तो कह रहा है, कुछ और कह रहा है। और दो दो में कितना है 5 है, 3 है प्लस 4 है, और 3 में कितना कह रहा है कि 2% है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 40 70 हो जाएगा, 5 3 8 4 12 12 2 10 यानी 70 60। ये तो 60% ऐसे हो गए हैं, 60% की संख्या ऐसी है जो एटलीस्ट कोई ना कोई न्यूज़पेपर ये पढ़ते हैं। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि ऐसे न्यूज़पेपर की संख्या बताओ जो एक भी ना पढ़ते हो। तो अब एक भी ना पढ़ने वालों की संख्या हम देखते हैं, किसी बगल में लिख दे रहे हैं। अब एक भी ना पढ़ने वाले की, नाउ हैंस इस प्रकार नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज हु बाई नन ऑफ न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा 90 माइनस, मान लो टोटल 100 थे, 100 में से कितने गए 40, 60 गए, कितने बचे 40। ठीक, बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कब हो गया था, कहाँ तक निकाले थे 140 आ गया था। टोटल 10,000 फैमिली थे, तो कितना था टोटल फैमिली कितनी थी, टोटल था 10,000, यही तो था। कह रहा है कि जो 60% आए थे जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते थे, 40% ऐसे हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो हमको नंबर्स चाहिए, क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। तो अब नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली हु हु बाई नन ऑफ न्यूज़पेपर, कितना हो जाएगा 10,000 थे, 10,000 ये कितने की संख्या है, 100% की संख्या है, लेकिन हमको कितने चाहिए 40% चाहिए। तो ये दो इससे दो कट गया, कितने हो जाए टोटल आएगा
4000। नहीं समझ में आया? इतने लोग हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अब देखो ये ऑप्शन में कहीं है क्या? 4000 है क्या? 4000 है, यही इसका आंसर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए इज इक्वल टू कितना लिखा गया है 1 2 3 4 12 तक से, ये हमको एक सेट दिया गया है। क्या दिया सेट में? सेट में ये दिया है कि ये 1 है, 2 है, ये 3 है, कहाँ तक है, ये 12 तक है कि नहीं है? हमको रिलेशन जो कह रहा है ए रिलेटेड टू बी, जो है हम कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए लेस देन 10 है कि नहीं है? अब हमको कह रहा है कि अगर ये रिलेशन डिफाइन है, कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन आर, आर के डोमेन की हमको संख्या बताना है कि इसके आर के डोमेन में कितना होगा। अच्छा, एक बात बताओ, डोमेन क्या? मान लो एक फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन है, ए से बी में अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो डोमेन क्या होता था? ए होता था। ए के वो एलिमेंट जिसपे फंक्शन अपना डिफाइन होता था, किस में आता था? बी में। तो इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट इसके लिखे गए, मान लो 1 2 3 लिखे गया, 12 होता था, ये सेट ए है, तो हमारा डोमेन क्या होता है? अगर इसका कोई एक्स का किसी एलिमेंट का किसी के साथ जाके एक इमेज बन जाए, किसी के साथ ये भी इमेज बना ले, किसी के साथ ये भी इमेज बना ले। अब यहाँ चेक करते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर हम ये रिफ्लेक्सिव ही दिखा दे, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जो ए का ए से ही रिलेशन हो, ए रिलेटेड टू ए, अगर ये फंक्शन जो हमको दिए, रिलेशन जो हमको दिया गया, अगर ये रिफ्लेक्सिव शो कर देगा तो कम से कम इसके हर एक एलिमेंट का एटलीस्ट वन इमेज है कि नहीं है? ठीक है, देखते हैं फिर। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए ए रिलेटेड टू ए होना जरूरी है, तो ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन जी देन 10 हो जाएगा। तो ए 0 लेस देन 10, इसका मतलब अपना क्या रिलेशन जो दिया है, रिलेशन आर इज क्या है? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव है। अगर आर अपना रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब हुआ कि हर एक एलिमेंट अपने के साथ ही रिलेटेड है कि नहीं है? वन रिलेटेड टू वन है, टू रिलेटेड टू थ्री, थ्री रिलेटेड टू, उसके रिलेशन में और भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये तो पक्का है, ये है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 12 12 कामा 1 लेते हैं। अब ये क्या रिलेशन का पार्ट है? रिलेशन का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 12 का स्क्वायर करोगे 141 माइनस 1, ये आएगा 143, जो कि जीरो से छोटा नहीं होता, जीरो से बहुत बड़ा होता है। जीरो नहीं है, कितना है? 10 है। तो ये 10 से छोटा नहीं है, 10 से तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये तो अपने रिलेशन का पार्ट है ही नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि 12 जो है 1 से रिलेटेड होगा, नहीं। इसका मतलब किसी एलिमेंट के लिए उसके डोमेन में ये जरूरी आवश्यक नहीं है कि जो उसका हर एक एलिमेंट जो है एवरी जाके हर एक के साथ वो मैपिंग करे, नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूर, बल्कि ये है कि किसी एक के साथ जाके करे। ये लिख देता हूँ, इट इज ओनली नीड टू रिलेट एटलीस्ट वन एलिमेंट। ये जरूरी नहीं हर एक के साथ जाके करे। अब जैसे 12 कामा 1 जो है अपने रिलेशन में नहीं है, लेकिन अभी 12 कामा 12 का देख लो। एग्जांपल दे देता हूँ, 12 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बट 12 कामा 12 बिलोंग्स टू आर। रख के देख लो। नहीं समझ पाया? यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए सबसेट टू बी है, ए सबसेट टू बी है, तो हमें फाइंड आउट करना ए यूनियन बी माइनस ए। हमें क्वेश्चन दिया गया कि ए सबसेट टू बी है, तो ए सबसेट टू है, तो एक बार वेन डायग्राम खींचते हैं। हम्म, ए सबसेट टू बी है तो ये अपना बी पार्ट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा है। ए सबसेट टू बी कह रहा, ए इसके अंदर कहीं होगा, तभी तो ए सबसेट टू बी होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब क्या कह रहा है, आपको वैल्यू किसकी निकालना है? कह रहा है कि ए यूनियन बी माइनस ए की वैल्यू निकालना है। तो पहले हमको बताओ बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए जो निकालेंगे, क्या यही पार्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ, एडेड वाला पार्ट यही तो होगा, कुछ और होगा? यही होगा। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है कि बी माइनस ए, ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट क्या है? ये बी माइनस ए है। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कि ये जो नीचे पार्ट ये दिया गया है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट दिया गया है, ये वाला। तो अब बताओ,
इसी के साथ हमको यूनियन निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसके साथ यूनियन ये मिला लो, टोटल मिला के कितना बन रहा है, बी तो बन रहा है। क्या इसका आंसर बी नहीं आएगा? क्योंकि देखो भाई, ए ये है, ए माइनस बी ये निकाले, दोनों का यूनियन ले लो, तो बी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी द सेट ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों का एक सेट है। ए कह रहा है कि अगर आर एक रिलेशन है, ए पे एक आर रिलेशन डिफाइन है, इस प्रकार है कि अपना रिलेशन जो डिफाइन हो रहा है, कह रहा है कि ए अगर रिलेटेड टू बी है, तो कहेगा क्या कहेगा? ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि फिर बताओ कि आर क्या है, आर के बारे में पूछा है। चलो देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए रिलेशन जो है ए आर टू बी डिफाइन है, अगर ए इज कह रहा है ब्रदर ऑफ, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सी। रिफ्लेक्सी, मान लो एक कोई व्यक्ति ए है, किससे? सेट ए से है। अभी मान लो मैं ही हूँ, तो क्या मैं खुद का ही भाई हूँ? नहीं ना। अब जैसे मान लो अपने आप को ही मान लो, क्या तुम खुद का ही भाई हो? नहीं ना। खुद खुद का ही होगे, मतलब मैं स्वयं का स्वयं ही हूँ, भाई नहीं। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक क्या, अगर मान लो कि ए कामा बी जो है बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो होगा, ए इज ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। अब अगर ए ब्रदर है बी का, तो क्या बी ए का भी ब्रदर होगा? अब इसको अब ऐसे तो नहीं कह सकते, भाई भाई हुआ तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर भाई बहन हो गया तो एग्जाम्पल देखते हैं, होगा कि नहीं होगा, चेक हो जाएगा। ये मान लो कोई राम है, बी कोई मान लो रानी है, राम और रानी है। अगर कहूँ कि ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब राम इज ए ब्रदर ऑफ रानी, होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये बी रिलेटेड टू ए कह दूँ, तो क्या रानी इज ए ब्रदर ऑफ राम होगा? होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सिस्टर हो सकती है, ब्रदर नहीं हो सकती। इसीलिए क्या होगा? ए रिलेटेड टू बी इन नॉट इम्प्लाई टू बी रिलेटेड टू ए, इसीलिए अपना आर जो है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, फिर चलते हैं ट्रांसिटिव पे। अगर ट्रांसिटिव क्या पढ़े थे? ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। जस्ट ट्रांसिटिव को अगले स्लाइड पे दिखा देते हैं। यहाँ दिखाते हैं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव क्या होता है? अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी, अगर ये इंप्लाई कर दे ए रिलेटेड टू क्या? सी, अपना ट्रांसिटिव हो जाता था। अगर ए रिलेटेड टू बी है, ये क्या शो करता है? ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। अगर बी रिलेटेड टू सी है, तो ये क्या इंप्लाई करता है? बी इज ए ब्रदर ऑफ सी। होता है कि नहीं होता? अच्छा, एक बात बताओ कि अगर ए इंप्लाई कर रहा है तो ए इज ए ब्रदर ऑफ, इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गया कि ए जो होगा, ए मेल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए भाई ए बी का। दूसरा कह रहा है कि बी इज ए ब्रदर ऑफ सी, इसका मतलब बी भी जो है मेल है कि नहीं है? अब हमको ए भाई तो मिल गया है, इसका मतलब ए तो हमेशा भाई ही होगा, मेल मिल गया तो भाई ही होगा। अब सी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अब ये मेल हो ये फीमेल हो, ये कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ए जो होगा हमेशा भाई होगा, किसका? सी का। इसका मतलब ए रिलेटेड टू सी होगा। इसका मतलब क्या होगा? ए इज ए ब्रदर ऑफ, होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये कुछ दिया गया, क्या क्या दिया गया? कह रहा है कि एक सेट ए दिया गया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बताए थे क्लास में, एक दो बताए थे, बस यहाँ तीनों एक साथ कर दिए हैं, बस इतना ही अंतर है, एक दो तीन। एक सेट हमको ये दिया गया, कह रहा है कि एक सेट ए है। अब हमको बताओ कि एन आर एन एन एस और एन टी दे रहा है कि एक नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन है, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब ये दिया गया है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ये सब निकालना बताएं, तो यहाँ देखते हैं फिर से। तो अगर हम तुमसे ये पूछें, हमको ये बताओ कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है?
नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होता है, इसी को क्वेश्चन में दिया गया, एन आर दिया गया, ये कितना होता है, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n होता है कि नहीं होता। तो n इज इक्वल टू यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दिया गया, 3 दिया गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 को पावर 9 माइनस 3 मतलब 2 को पावर 6, 2 पावर 6 रहने ही तो। फिर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ सिमेट्रिक कितना होता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लास में इसको भी बताएं, क्लास इसीलिए बोला था थ्योरी पर न्यूमेरिकल लगाने से पहले क्लास देख लो, हम क्लास में जो पढ़ाएं उससे बाहर एक न्यूमेरिकल नहीं दी। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन जिसको क्वेश्चन में दिया है एन एस से रिप्रेजेंट करते थे, कितना होता था 2 का पावर n n प्लस 1/2 होता था कि नहीं, बताओ। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है। तो कितना हो जाएगा 2 का पावर n 3 n प्लस 1/2, ये भी 4 3 12, ये भी 2 पावर 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। वैसे में ये कितना हो गया 2 पावर 6 कितना होगा 64, ये भी कितना हो जाएगा 64। और 3 के लिए हम क्लास में बताए थे, जिसे ट्रांसिटिव रिलेशन एनटी कहते हैं, इस क्लास में बताए थे 2 के लिए भी रट लो, 3 के लिए रट लो। 3 के लिए अगर रटे होगे तो याद होगा कि ये कितना लिखा थे 171। तो यहाँ एक चीज़ देखो, एन आर बराबर एन एस आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन में थोड़ा कहीं गड़बड़ है, तो पहले ऑप्शन में एन आर बराबर एन एस लिख लो, ये इक्वल का साइन लगा लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कि एन आर जो है इक्वल लेस देन आर इक्वल टू एन एस है, लेस देन आर इक्वल टू एन टी, ये पहला ऑप्शन अपना सही है। नहीं समझ आया यहाँ तक, अब ठीक है आगे बढ़े, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ, फिर ये बहुत बच्चा सा सवाल है। एलिमेंट 2 एलिमेंट्स है, एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया गया है 2। तो बताए थे कि अगर किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट है तो उसका पावर सेट कितना होता है, पावर सेट ऑफ कितना होता है 2 का पावर 2, कितना हो जाएगा 4। फिर कह रहा है कि पावर सेट ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इतना ना 2 पावर 2 4, तो कह रहा है नंबर ऑफ इतना, पावर सेट का पावर सेट निकालो कितना हो जाएगा 2 का पावर 4, 2 पावर को निकालो कितना हो जाएगा 16। यही अपना आंसर है, सबसे आसान सवाल यही है। ये भी पूछा गया, को पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन पूछा नहीं गया, क्वेश्चन ये भी पूछा गया, क्वेश्चन सारे पूछे ही गए हैं, लेकिन ये है कि उस समय क्या हमको ध्यान है, ये भी तो डिपेंड करता है ना। अब कुछ याद ही नहीं है तो फिर दूसरी बात है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। 63 नंबर है, 63 पे चलते हैं। चलो कह रहा है कि एक सेट ए है, सेट हमको क्या दिया गया, सेट ए दिया गया हमको 1 2 3 दिया गया है। द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कॉन्टेनिंग 1 2 और 2,3, जिसे एक कंडीशन ये भी कह रहा है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांसिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो यानी हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना रहेगा, ट्रांसिटिव चेक करना रहेगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। ये क्वेश्चन ऊपर ऊपर पढ़ोगे बहुत ईजी है, लेकिन ये है कि मतलब ईजी तो है ही है, लेकिन ये है कि बिना दिमाग लगाए नहीं लगने वाला है क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं, एक सेट हमको ए दिया गया, अब इसको हम रिलेशन बनाएं, तो क्या करें, नंबर ऑफ रिलेशन ए कॉन्टेनिंग 1, 2, 3, ये दो जो सेट, जो दो एलिमेंट 1, 2 है, ए 2, 3 अपने सेट में हमेशा रहे। एक रिलेशन हम बनाते हैं, चलो देखते हैं, रिलेशन बनाते हैं। क्या रिलेशन बनाते हैं, एक रिलेशन आर बनाते हैं। आर क्या बना रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव है तो कम से कम ये 3 तो पूरे हमेशा रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमको कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ये 1, 1, 2, और 3, 3 हमेशा रहेगा। लेकिन दो चीज़ और कह रहा है कि 1, 2 भी होना चाहिए एंड 2, 3 भी होना चाहिए, ठीक। अब इस इतना कह रहा है, इसका मतलब अब देखो, अब क्या क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये तीनों हो गए, तो रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए चेक करते हैं कि 1, 2 है, तो 1 से स्टार्ट 1, 1 है, 1, 2 है, तो 1, 2 है, तो है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर 2 पे चेक करते हैं, 2, 2 है, 2, 3 है, तो 2, 3 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ है, किसी से और चेक किया जा सकता है, 3, 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 3, 3 है, यानी हाँ ये देखो, 2, 3 है, 3, 3 है, तो यानी 3, 3 होना चाहिए, ये भी है। और कोई 2, 2 है, हाँ ये रहा, 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 2 और 2, 3 देखो चेक करोगे तो 1, 2 है, ट्रांसिटिवली है, तो 2, 3 है, तो 1, 3 होना चाहिए, तो 1, 3 इसमें कहीं है, कहीं नहीं है, तो 1, 3 और जोड़ा लेंगे हम। अब ये रिलेशन बताओ, क्या ये जो रिलेशन आर हम पकड़े हैं, ये क्या रिफ्लेक्सिव है, 100% है। क्यों है, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अभी हमको जरा बता दो क्या ये ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव हमने बनाया अभी देखे,
सबको लेके चेक किया, फिर 3, 3 चेक किया, 1, 2 चेक किया, 2, 3 चेक किया, तो 1, 3 बन रहा था, तो 1, 3 नहीं था तो उसको भी जोड़ लिया, तब मैं ये ट्रांसटिव भी है, तो एक रिलेशन ये हमको मिल गया, इसको हम आर मान लेते हैं। फिर अब अगले रिलेशन चलते हैं, तो कह रहा है कि अब जो रिमे ये तो एक रिलेशन, अब टोटल रिलेशन में से इतना तो लिख लिया, रिमेनिंग रिलेशन क्या बचा है, अब वो बताओ रिमेनिंग पार्ट क्या क्या रहा होगा। पहले रिमेनिंग बताओ, फिर रिमेनिंग रिलेशन चलते हैं और क्या रिलेशन मिल सकता है। इतने एलिमेंट हमको दिए गए, अब इसमें से हमको ये बताओ कि कौन कौन सा एलिमेंट हमको छूट गया। तो अगर तुमको काटी एक आर जो होगा, अगर ये पूरा रिलेशन होता तो आर इक्वल टू एक रास ए होता, तो एक रास ए का मतलब हर एक का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते कि नहीं बनाते, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना तो हम लिखे हैं। अब इतना लिखे हैं तो 3 3 होना चाहिए, तो 6 तो लिख लिए, 3 बच रहा, 3 बच क्या रहा होगा वो बताओ। एक 1, 2 है तो 2, 1 बचा होगा, ठीक है, 2, 3 1, 3 लिखा है तो 3, 1 भी बचा होगा, और 3, 2 भी बचा रहा होगा, नहीं बचा, ये 3 बचा है। अब इन 3 को इसके अंदर इंसर्ट करके देखो कि जो हमको दे रहा है ये चीज़ हमको मिलना चाहिए। तो चलो एक R1 रिलेशन बनाते हैं। हाँ, तो पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए दोनों होना तो बहुत ज़रूरी है। 2, 2 होना चाहिए, फिर 3, 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और क्या मिला था अपना, 1, 2 मिला था, 2, 3 मिला था, और क्या मिला था, 1, 3। अब हम 2, 1 ऐड कर दें, 2, 1 अगर मान लो ऐड कर दिए 2, 1। अब एक बात बताओ, उनका अगर 2, ऐड कर दिए तो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ट्रांसटिव चेक करते हैं, ट्रांसटिव के लिए 2, 3 1, 3 2, 3 3 के कोई स्टार्ट नहीं चाहिए रहा, 2, 3 3, 3 2, 3 तो है ही है, ट्रांसटिव भी है। 1, 2 1, 2 है लेकिन 2, 1 आ गया, 1, 3 है, 3, 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसटिव है, इसलिए एक रिलेशन R1 हमको ये भी मिल गया। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो एक रिलेशन R1 हमको ही मिल गया। और कोई रिलेशन देखते हैं, अब फिर इसको हमने ऐड कर दिया, अब 3, 2 पे चलते हैं, तो 1, 1 2, 2 3, 3 ऊपर वाले रिलेशन में ऐड करना, 1, 2 2, 3 3, 1 1, 3 है। अब हम यहाँ 3, 2 ऐड कर रहे हैं, 3, 2 एक बार ऐड करके देखो, तो 3, 2 ऐड कर दिए, 2, 3 था, 3, 2 ऐड कर दिए, तो तब भी हमारा सिमेट्रिक इसके लिए बना, लेकिन 1, 3 है, 3, 1 नहीं है, 3, 1 नहीं है, इसीलिए ये भी अपना सिमेट्रिक नहीं है, और ये रिलेशन है, क्योंकि देखो ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1, 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। फिर R3 देखते हैं, R3 क्या होगा, R3 में चेक करते हैं, तो R3 क्या है, तो 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 इतना है, तो एक और पार्ट क्या बचा, मतलब 3, 1 बचा, तो 3, 1 फिर इसमें एडजस्ट करते हैं, तो 3, 1 एडजस्ट करोगे जब, एडजस्ट करो देखते क्या आता है, 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 2, 3 1, 3। अब जैसे ही हमने 3, 1 एडजस्ट कर दिया, चलो कर दिया, अब चेक करते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। अब देखो, देखना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं होगा, सब चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से 1 तीनों है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब 1, 2 है तो 2, 1 भी है क्या, 2, 1 नहीं है तो सिमेट्रिक तो नहीं है। अब 1, 3 ले लिए हैं हम लोग, 1, 3 लिए, ये 2, 3 होगा, फिर ये 2, 3 है, 1, 3 लिए, 3, 1 लिए तो 1, 1 भी है, 2, 3 लिए, 3, 1 लिए, 2, 1 आ गया, 2, 1 इसमें नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांसटिव को रूल वायलेट कर रहा है, और जैसे ही 2, 1 ले लेंगे तो 1, 2 2, 1 हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, इसका मतलब R3 हम नहीं ले सकते। R3 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखो 2, 3 है, 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, 3, 1 बिलोंग्स टू आर है, ये दोनों देखो बिलोंग कर रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अगर बिलोंग कर रहा है, तो अगर इसको हम ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, तो 2, 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ट्रांसटिव होने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमको साफ साफ कह रहा है कि अपना जो होगा ये ट्रांसटिव होना जरूरी है। तो ट्रांसटिव होने के लिए 2, 1 होना चाहिए, जो कि 2, 1 नहीं है। अगर जैसे हमने 2, 1 ऐड कर दिया तो ये 1, 2 है, 2, 1 ऐड होने से सिमेट्रिक हो जाएगा, तो हमको ये भी क्वेश्चन कहा कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, इसलिए R3 हम नहीं ले सकते। तो अपना क्या क्या होगा, एक तो R हो जाएगा, एक R1 और R2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको छोड़ दूँ आप लोगों के लिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, रिलेशन देख लो, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ए नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, अपना रिलेशन डिफाइन है ए आर बी, ऐसा अगर ऐसा है तो ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ है तो ये हो जाएगा। तो ए रिलेटेड टू ए, रिफ्लेक्सिव के लिए ये तो करते हो, कुछ और करते हो, रिफ्लेक्सिव के लिए यही करते हो कि ए रिलेटेड टू ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए सत्य है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक के लिए
सिमेट्रिक लिया ए रिलेटेड टू, अगर ए रिलेटेड टू बी होता ये कितना हो जाएगा, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। अगर ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी है तो क्या बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए होगा, क्या नहीं होगा ना, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिव देखते हैं, ट्रांसिटिव कह रहा है कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी होता है एंड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी होता है, तो ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी हो जाता है। और नियमता देखने पर लग भी रहा है कि एक बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा, तो ए सी से बड़ा हो जाएगा, यही लिखा गया, तो इसका मतलब कि ए रिलेटेड टू सी हो जाएगा। इसका मतलब अपना आर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांसिटिव, आर अपना क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक लिखा है, और ट्रांसिटिव यानी पार्शियल ऑर्डर होगा, यही है, सही है। नहीं समझ आया, अगले क्वेश्चन चले, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एन ए में 100 एलिमेंट है, एन बी में 50 एलिमेंट है, तो यानी इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे बताओ। ये भाई फार्मूला लिखाया था, याद है किसी को, चलो देखो क्या था फार्मूला, बताया था भाई, एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, बताया था क्या होता है, एन ए होता है प्लस एन बी होता है माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी होता है कि नहीं होता, यही होता है। क्वेश्चन में एन ए दिया गया है, एन ए कितना है 100, एन बी कितना दिया गया है 50, 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है 20, कितना हो जाएगा 150 माइनस 100, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 22 से होता 40 ना कि 100, तो कितना हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 110। क्या ऑप्शन में है कोई, क्या फर्स्ट ऑप्शन यही है। ये इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा मोटिव इतना था कि इस फार्मूला आपको आता है कि नहीं आता है, फार्मूला आता है तो आपको क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, लग जाएगा, अगर नहीं आता तो नहीं लगेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, कह रहा है कि एस बी ए सेट विथ 3 एलिमेंट, एक ऐसा जिसमें 3 एलिमेंट है, ए रैंडम सबसेट एस क्रॉस एस विथ सूजन चूज किया जाता है, द प्रोबेबिलिटी दैट इज सबसेट रिप्रेजेंट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो देखो, ये क्वेश्चन ऐसे प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन ये सेट का भी तो यूज हुआ है, इसीलिए इसको सेट में भी रखा गया है। इस प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे, तभी क्वेश्चन हर एक टाइप के लगा रहे हैं, तो ये भी लगा लेते हैं, उतना तो पता ही है प्रोबेबिलिटी क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोगों का लेवल बहुत ज़्यादा है, आप लोग कुछ स्टैंडर्ड से पार करके आए हैं, तो इतना तो पता ही होगा, बेसिक से यूज है। बाकी जहाँ ज़्यादा यूज लगेगा तो हम उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, जहाँ जैसे होगा उस हिसाब से लगाएंगे। तो पहले बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना है कि नहीं। अब यही हम तुमसे पूछ रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्रॉस एस कितना होगा, बता सकते हो क्या, कितना होता है बताओ भाई। 2 का पावर क्या 3 की स्क्वायर होता है कि नहीं होता, कितना हो जाएगा 2 का पावर 9, ये कितना हो जाएगा 2 पावर 6, 512, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमसे, द प्रोबेबिलिटी दैट द सबसेट रिप्रेजेंट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होता है भाई, 2 का पावर एन स्क्वायर माइनस एन होता है कि नहीं होता। जो पढ़े होंगे क्लास, सबको भी ये सब फार्मूला एकदम बताया था, क्वेश्चन लगवाया था, सब कुछ किया हूँ। ये 2 का पावर एन स्क्वायर कितना हो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 का पावर 6, ये बताया था कि नहीं बताया था। अभी इसको 9 यही लेना 2 पावर 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हम बताए थे कि जो पी होता है ये फेवरेबल एलिमेंट, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय क्या होता है टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना आया 2 का पावर 9, 2 पावर 9 इज रिफ्लेक्सिव पूछा, 2 पावर 6 और टोटल कितना आया था 2 पावर 9, तो कितना हो जाएगा 1/2 पावर 3, कितना हो जाएगा 1/8 होगा कि नहीं होगा, 1/8 है कहीं ऑप्शन में, यही हो जाएगा। चले आगे बढ़े, असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें क्या होता है कि जो एक असर्शन दिया रहेगा, एक रीजनिंग दिया रहेगा, इसका रीजन क्या सही है क्या नहीं है, तो 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन यही रख लो, क्योंकि हर एक जगह ऑप्शन नहीं लिखा गया। पहले ऑप्शन पे यही होता है कि वो बोथ असर्शन, जो असर्शन लिखा गया और रीजन दोनों ट्रू है, जो रीजन दिया गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होता है, ये दिया गया है। हम जहाँ जब आंसर लिखेंगे पढ़ने के बाद समझा देंगे, समझाएंगे, ऐसे ए लिख देंगे। अगर ए लिख दिया मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला सत्य है, अगर बी लिख दिया तो जो बी वाला ऑप्शन था ये मतलब ये बी वाला सही है, तो ये इसका बी है, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, मतलब जो वहाँ ऑप्शन जैसे लिखेंगे यही जो लिखा गया है यहाँ पे, यही ऑप्शन सबके लिए है। ये इतना क्वेश्चन नीचे 8-10 जो क्वेश्चन बनेगी सबके लिए है, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द रिलेशन आर ए कमा बी, जहाँ ए लेस देन बी कह रहा है, तो ऑन सेट ऑफ इंटीजर इज ट्रांसिटिव। एक रिलेशन ए कामा बी कह रहा है ए लेस देन बी के लिए, जहाँ इंटीजर कह रहा है कि ट्रांसिटिव होगा, कब होगा, नीचे रीजन दिया गया है कि ट्रांसिटिव होगा अगर ए बी सी इस प्रकार है कि ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो ए लेस देन सी होगा। ट्रांसिटिव लिए यही तो बताया था कि ए रिलेटेड टू बी हो जाए एंड बी रिलेटेड टू सी हो जाए, इंप्लाई कर दे ए रिलेटेड टू सी। यही चीज़ सेम चीज़ ये रिलेशन दिया गया, रिलेशन के लिए डिफिनीशन दिया गया है
तो इसका मतलब ये तो ट्रू है, ए भी ट्रू है। क्या जो है आर, रीजन आर जो अपना दिया है, आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं समझ में आया? इसका मतलब इसका कौन सा आंसर वही हो जाएगा, ये वाला जो फर्स्ट सही था वही हो जाएगा। तो दोनों ट्रू हैं और ए जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट ए माइनस बी बराबर ए होता है। अरे इसका वेन डायग्राम खींच लो, एक बार वेन डायग्राम खींचो। ए और बी डिसजॉइंट करा तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। यूनियन है तो ए बी। ए माइनस बी निकालोगे, ए की एलिमेंट टू जो बी में ना हो तो ए ही तो आएगा, ये ट्रू है भाई। A minus B represent the set of elements belongs to A but not to B. Since A intersection B is equal to 5, तो no element of A is in B. ये भी ट्रू है भाई, ये दोनों ट्रू है। और दूसरा जो कह रहा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं समझ में आया? इसका मतलब इसका कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि द यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये गलत होता है, यूनियन नहीं होता। अगर ये इंटरसेक्शन होता, यूनियन की जगह अगर ये इंटरसेक्शन होता तो ये अपना ट्रू हो जाता। और दूसरा क्या कह रहा है, आर वन आर टू आर ट्रांसटिव, तो आर वन यूनियन आर टू नीड नॉट बी ट्रांसटिव। सही है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2 बिलोंग्स टू आर वन और 2, 3 बिलोंग्स टू आर टू, इम्प्लाइज 1, 2 एंड 2, 3 आर इन यूनियन बट 1, 3 मे नॉट बी इन ईदर। सही बात है, ये ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं रहा है। इसका मतलब जो असर्शन है अपना वो फॉल्स है, और रीजन जो दिया गया, रीजन आर जो दिया गया वो ट्रू है, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे थे। इसका मतलब ये फॉल्स है, ये रीजन ट्रू है, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71, द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। एकदम ट्रू बात है भाई, ये जो अपना रेशनल नंबर होता है वो सबसेट होता है, रेशनल नंबर क्यू से होता है, सबसेट होता है रियल नंबर का। ये एकदम ट्रू बात है भाई। एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस किया जा सकता है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल विच आर रियल नंबर। ये भी ट्रू बात है। और जो रेशनल नंबर होता है इन्हीं दो को मिला के तो बनता है, इसीलिए क्या हुआ, ये जो है रीजन जो है अपना रीजन जो दिया गया है एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। किसका? किसका? नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको लगा लोगे भाई, एक्स रिलेटेड टू आई है, एक्स एक रिलेशन एक्स प्लस वाई कह रहा है, कह रहा है एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। सही बात है भाई, रिलेशन जो है ये कॉम्यूटेटिव है, हम वही तो दिखाते हैं। जैसे क्या है कि अब डिफाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, हमको डिफाइन है। कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब होता है भाई, जब एक्स प्लस वाई जो वाई प्लस एक्स के बराबर हो जाए, यही तो सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब एक्स रिलेटेड टू वाई ये हो जाए, क्या वाई रिलेटेड टू एक्स हो जाए तो अपना सही हो जाता था। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव होना ही तो है। अगर कॉम्यूटेटिव होना ही तो कहलाता है, इसका मतलब ये क्या है कि ये भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। और जो असर्शन दिया गया है, ये जो दिया गया है, जो आर हमको दिया गया है, आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं समझ में आया? ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए बताए थे, क्लास में भी बताया गया कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी इक्वल होंगे, जब ए इज इक्वल टू बी होगा तो इसका मतलब ये ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव ओनली व्हेन द टू सेट्स आर इक्वल आर वन ऑफ देम इज नल। सही बात है, ये कम्यूटेटिव तो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव ही तो लिखा है ये कम्यूटेटिव तो कह रहा है कि अगर ये तभी पॉसिबल है, या तो ये कम्यूटेटिव हो जाए, या तो ये कम्यूटेटिव हो जाए, या तो इन दोनों में से एक एम्पटी सेट हो जाए, एम्पटी सेट हो जाए। इसका मतलब क्या है कि असर्शन जो दिया है वो भी ट्रू है, जो रीजन दिया है वो भी ट्रू है, जो लेकिन हमको जो रीजन दिया गया है आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसीलिए अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगा ले जाओगे भाई, सिंपल सा है का क्वेश्चन, आप लोग भी ट्राई करिए। ये क्या कह रहा है कि ए रिलेशन दैट इज सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मस्ट बी द आइडेंटिटी रिलेशन। कोई रिलेशन ऐसा है जो सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक है। तो पहले हमको सिमेट्रिक का डिफिनीशन बता दो।
सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, इंप्लाई कर दे बी रिलेटेड टू ए है, तो अपना सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है। और एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है? एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है और एंड बी रिलेटेड टू ए भी है, कि ये 100% श्योर होगा तो ए इज इक्वल टू बी होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। वही चीज़ यहाँ रीजन में लिखा है, क्या लिखा है कि ए कामा बी बिलोंग टू आर जहाँ वेयर ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी नॉट इक्वल टू बी दिया गया। करेक्ट। सिमेट्रिक इंप्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, एंटी सिमेट्रिक इंप्लाइज इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी। बस नो पेयर ऑफ ए बी विथ ए नॉट इक्वल टू बी कैन बी सिन इन डार्क। एकदम सही बात है, बस उसी का जैसे कान ऐसे पकड़ा जाता है उसने घुमा के पकड़ा है। इसका मतलब अपना एसर्शन जो दिया गया ए भी ट्रू है, और रीजन जो कह रहा है कि ए भी ट्रू ही है। देखो ध्यान से पढ़ो, इसने क्या कहा, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, आर में ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब, और ये दिया गया कि ए नॉट इक्वल टू बी, सिमेट्रिक इंप्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। भाई सिमेट्रिक होने के लिए बी का बी रिलेटेड टू ए होना जरूरी है, और एम्प्टी सिमेट्रिक इंप्लाइज ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाई करेगा कि ए इक्वल टू बी है। इसका मतलब क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी दिया गया, तो इसका मतलब कोई पेयर ऐसा ए कामा बी है ये नहीं है जो आर में एग्जिस्ट करे। इसका मतलब एकदम सही बात बोल रहा है, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है कि अपना एसर्शन भी ट्रू है, एसर्शन ए भी ट्रू है, और रीजन जो है वो भी ट्रू है, रीजन आर भी ट्रू है, और रीजन आर जो होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से पार्ट 4 चालू होता है, पार्ट 4 को करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही है। एक बार फिर से आप लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए, ये साल 2026 खाली ना जाए। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, बाकी का डिस्कशन अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।